नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र के राजनीतिक दंगल में शरद पवार की भूमिका पर संदेह किया जा सकता है। इसके कई कारण हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज की हकीकत यह है कि उद्धव ठाकरे एक बड़ी बगावत का सामना कर रहे हैं। वैसे तो शिवसेना में इससे पहले भी विद्रोह उत्पन्न हुए हैं, लेकिन 2012 में बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद यह पार्टी में पहला सबसे बड़ा विद्रोह है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी विधायकों का एक बड़ा समूह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत पर है और यह विद्रोही खेमा शिवसेना के 55 विधायकों में से 42 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है। और यह विधायक भाजपा शासित गुजरात के सूरत से होते हुए भाजपा शासित असम प्रदेश के गुवाहाटी के एक शानदार होटल में मौजूद है। और सवाल इनकी वहां पर मौजूदगी से ही जन्म ले रहा है। और सवाल यह है कि क्या शरद पवार कोई डबल क्रॉस वाला गेम खेल रहे। इस सवाल के उत्तर तक आने से पहले दो घटनाओं का जिक्र करना जरूरी है, ताकि यह समझा जा सके कि आखिर उद्धव ठाकरे शिंदे के इस माया जाल में फंस कैसे गए और क्यों शरद पवार की भूमिका पर शक किया जा रहा है, उंगलियां उठ रही है। आइए बात शुरू करते हैं। और बात 2004 की है। उस समय भाजपा और शिवसेना के बीच मजबूत गठबंधन था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा चुनाव फिर लड़ने और केंद्र में एनडीए सरकार की वापसी करने के लिए मेहनत कर रहे थे। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे भी पूरी मेहनत से जुटे हुए थे। लेकिन सवाल यह आया कि उद्धव ठाकरे कहां हैं, क्योंकि अपने बेटे उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र में पार्टी मामलों का प्रभारी बनाया हुआ था और उस समय के बहुत मजबूत भाजपा के नेता प्रमोद महाजन को उनसे मिलने की जरूरत थी। भाजपा और शिवसेना के संयुक्त चुनाव प्रचार अभियान को लेकर उन्हें कुछ बातें करनी थी। उस समय प्रमोद महाजन भाजपा के चुनाव प्रभारी थे और गठबंधन से तालमेल का काम देख रहे थे। जब पता चला कि उद्धव ठाकरे कहां है और इसकी तफ्तीश की गई कि उद्धव ठाकरे कहां है, इसकी जांच पड़ताल की गई कि उद्धव ठाकरे कहां है, उनकी जरूरत है, तो पता चला कि वो देश में तो है ही नहीं। उद्धव ठाकरे अफ्रीकी जंगल में जंगल सफारी पर गए हुए थे और देश में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव लड़े जा रहे थे, जिनमें उनकी पार्टी की बड़ी भूमिका थी और उनके पास अपनी पार्टी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी थी। और यह बात 2004 की है और आज साल 2022 है, यानी राजनीति में एक बड़ा युग गुजर गया। और इस बड़े गुजर जाने के बाद भी उद्धव ठाकरे इसी तरह की राजनीतिक उदासीनता के आरोपों से घिरे हुए। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को दो ही बातों पर घेरा है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, पूरे देश का मीडिया दो ही बातों पर स्टोरी चला रहा है और वो है, एक, उद्धव ठाकरे किसी से मिलते नहीं है, यह आरोप एकनाथ शिंदे ने एक चिट्ठी लिखकर भी लगाया है, और दूसरा, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में भाजपा के हिंदुत्व के सामने अपने ही किस्म का नया हिंदुत्व का एजेंडा खड़ा करना चाह रहे थे और वो इस पर 2014 से काम कर रहे थे। आपको याद होगा 2014 में भी उद्धव ठाकरे और भाजपा के बीच अनबन की खबरें आई थी। याद कीजिए 2014 के चुनाव में शिवसेना और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़ी थी। शिवसेना के खाते में 63 और भाजपा के खाते में 122 सीटें आई थी। चुनाव के बाद भाजपा और शिवसेना में मिलकर सरकार बनाने की बात शुरू हुई। उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल के मुख्यमंत्री की मांग रख दी। इसी के साथ फडणवीस की जगह पर नितिन गडकरी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश कर दी। लेकिन उस वक्त भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में 25 के करीब विधायक एकजुट हो गए थे और विरोध पर अड़ गए थे और भाजपा के साथ ही सरकार बनाने और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने पर आ गई थी बात। इसके बाद भाजपा और शिवसेना की सरकार बनी, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार में होते हुए भी बीच बीच में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आते रहे, चाहे वह केंद्र सरकार की नोटबंदी का काम हो या फिर बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट और भी कई सारे मामले। उद्धव ठाकरे बीच बीच में विरोध की बात उठाते रहे। इसीलिए आज महाराष्ट्र में शिवसेना जिस दोराहे पर खड़ी है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। उद्धव ठाकरे का राजनीति के प्रति उदासीन होना, उद्धव ठाकरे का भाजपा के विरोध में एक नए हिंदुत्व की तलाश में निकल जाना, एकनाथ शिंदे का राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पालना और भी बहुत सारे। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में सवाल किया, क्या मौजूदा संकट को लेकर शरद पवार की भूमिका पर संदेह किया जा सकता है? इसके दो कारण दिखते हैं। एक, शरद पवार वैसे तो अब कह रहे हैं कि वो सरकार को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन शरद पवार इस पर उतने एक्टिव दिख नहीं रहे जितना बड़ा संकट है और जितनी इसकी जरूरत है।
उन्होंने कई बार कहा भी है कि यह शिवसेना का अंदरूनी मामला है। और दूसरी बात, महाराष्ट्र सरकार के खुफिया तंत्र का क्या हुआ? खुफिया तंत्र पर महाराष्ट्र के सवाल उठ रहे हैं। यह एक वाजिब सवाल है। इतना बड़ा राजनीतिक कांड हो गया, विधायकों की एक पूरी खेप सीमा पार सूरत चली गई और सरकार के खुफिया तंत्र को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसा तो है नहीं कि यह सारा कांड एक ही रात में हो गया होगा। फोन हुए होंगे, बैठकें हुई होंगी, मिलना मिलाना हुआ होगा, कई लोग नहीं माने होंगे, उनको मनाया गया होगा, प्रलोभन दिए गए होंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन सरकार के खुफिया तंत्र को कैसे इसका पता नहीं चला। और इसको लेकर शरद पवार पर इसलिए संदेह उठ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का गृह विभाग एनसीपी के कोटे में है। एनसीपी विधायक दिलीप पाटिल गृह मंत्री है, लेकिन शिंदे गुट की बगावत में खुफिया तंत्र की सक्रियता कहीं पर नजर नहीं आई। वैसे शरद पवार ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री दिलीप पाटिल से नाराजगी जाहिर की है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पता नहीं चला या फिर पता चलने नहीं दिया गया। और दूसरी बात, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उद्धव ठाकरे को सलाह के तौर पर एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का बयान दे दिया। और तीसरी बात, एनसीपी के 2 मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख जेल में है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन है एनसीपी के। ऐसे में अपने मंत्रियों को बचाने के लिए एनसीपी बीजेपी कोई गुप्त खेल तो नहीं खेल रही है। और चौथी बात, आपको याद होगा 2019 में बीजेपी के साथ एनसीपी ने गठबंधन किया था और एनसीपी नेता अजीत पवार डिप्टी सीएम बने थे। उस दौरान बीजेपी ने एनसीपी विधायकों को तोड़ने की कोशिश की थी, जिस पर शरद पवार ने बीच बचाव कर 3 दिन में ही समाधान निकाल दिया था। लेकिन इस बार वह ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे। ऐसा क्यों है कि अपनी सरकार को बचाने में उनकी दिलचस्पी कम नजर आ रही है? यह भी एक सवाल है। और नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच दोस्ती जग जाहिर है। केंद्र की सरकार ने शरद पवार को पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा हुआ है। क्या यह दोस्ती महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया रंग भर रही है? यह भी एक समझने वाली बात है। इसीलिए यह समझना बहुत ही जरूरी है कि महाराष्ट्र के इस राजनीतिक कांड में पर्दे के पीछे कौन कौन है। और समझना यह भी जरूरी है कि क्या कभी इसका पता भी चल सकेगा। परिणाम भले ही कुछ भी हो। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।